अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि एक प्रसव जो स्वास्थ्य केंद्र पे आया हुआ था, वो उसमें तमाम तरीके की जटिलताएँ सामने पाई गई हैं, जिसके कारण उनको तत्काल आनन-फानन में हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। लेकिन इस तरीके के प्रसव के दौरान जो ये आनन-फानन इमरजेंसी की स्थिति आती है और आप सभी माताओं-बहनों को रेफ़र किया जाता है, जिसमें तमाम दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है आप सभी को। तो इससे बचने के लिए बस एक सामान्य-सा उपाय है कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो भी आपके घर के पास नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें जाएँ और वहाँ जो एएनसी चेकअप होता है, उसका हिस्सा बनें। तो आप अगर एंटीनेटल चेकअप का एंटीनेटल केयर का हिस्सा बनते हैं, तो इस तरीके की तमाम जो इमरजेंसीज़ होती है, उसमें पहले ही पता किया जाता है और जहाँ तक हो सकता है उसका निपटारा किया जाता है, या आपकी कोई बहुत जटिल समस्या है, तो उसके लिए आपको समय रहते ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके के सेंटर पे जाकर के अपने प्रसव को कराना है। क्योंकि देखिए, छोटे-बड़े जो तमाम सरकारी संस्थान स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनके हर एक की एक लिमिट होती है कि वहाँ पे व्यवस्थाओं की एक लिमिट होती है कि यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है। जैसे आप समझ लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आपके आस-पास सीएचसी है, तो वहाँ पे बहुत सीएचसी जो होती है, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की सुविधा नहीं होती है, सी सेक्शन की सुविधा नहीं होती है। तो आपको समय रहते आपको बता दिया जाएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए, और उससे भी अगर कोई दिक्कत है, तो आपको और भी ज़्यादा उससे बड़े पीजीआई वगैरह में आपको बता दिया जाएगा समय रहते कि आपको वहाँ पे प्रसव कराना है, तो कोई आनन-फानन की स्थिति नहीं होगी, और इससे आप भी अवगत रहेंगे कि आपको वहाँ आपका प्रसव कराना है। तो जी हाँ, इसी टॉपिक पे एएनसी चेकअप पे, एएनसी केयर पे हम आए हैं, आप सभी के बीच में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी का भी मैं अपने नर्सिंग सखी चैनल पे स्वागत करती हूँ, जहाँ होती है मेडिकल की बात सखी के साथ। तो जी हाँ, आज का टॉपिक है एएनसी केयर, एएनसी चेकअप, जिसे आप गर्भावस्था के दौरान होने वाली देखभाल कह सकते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान की गई सही देखभाल ना आपके ना ही माँ को सुरक्षित रहती है, बल्कि होने वाले बच्चे की सेहत और स्वास्थ्य सबकी रक्षा करती है। तो आइए जानते हैं कि एएनसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, और इसमें क्या-क्या शामिल होते हैं, और आप जैसे जो प्रसूताएँ हैं, जिनका गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, वैसे माताओं-बहनों को इससे क्या लाभ मिल सकता है। जी हाँ, सबसे पहले जानिए कि एंटीनेटल का मतलब क्या होता है। एंटीनेटल का मतलब होता है कि आपको जो भी गर्भावस्था, जब से आपकी गर्भावस्था का पीरियड शुरू हुआ है, आपका जो गर्भावस्था है वो कन्फर्म हो गया है, उसके उससे लेकर के और जो डिलीवरी तक, प्रसव के दौरान तक जो भी देखभाल की जाती है, तो उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो इस तरीके से प्रसव पूर्व जो देखभाल की जाती है, उसको हम एएनसी कहते हैं। और इसका एक एएनसी चेकअप का बाकायदा एक उद्देश्य है इसके कि माँ और बच्चे की सेहत को की निगरानी करना है। जो अगर माँ की प्रेगनेंसी में कोई भी जटिलता है, तो उसको समय रहते पहचान करना है, और इस तरह पहचान करके सुरक्षित यानी सेफ बर्थ करना है, और जो नवजात शिशु है उसके भी स्वास्थ्य की देखभाल करना है, और उसकी रक्षा करना है एक तरीके से। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें ये शामिल हैं आपके एएनसी केयर में, इसलिए आपको एएनसी चेकअप ज़रूर कराना है। अब जान लेते हैं कि भारत में कितनी ये एएनसी विज़िट, भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, वो कितनी एएनसी विज़िट करने को कहती है आप सभी को। तो देखिए, अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें, तो डब्ल्यूएचओ 8 बार आपको एएनसी चेकअप करने की सलाह देता है। मतलब कि अगर आप गर्भवती हैं, तो कम से कम आपको 8 बार अस्पताल जाना है। लेकिन वहीं भारत सरकार की गाइडलाइन कहती है कि अगर आप गर्भवती हैं, तो कम से कम की बात हो रही है, कम से कम आपको 4 बार ज़रूर अस्पताल जाना
है और अपने को दिखाना है, ताकि आपको प्रसव में किसी प्रकार की जटिलता है तो उसको समय रहते उसका पहचान किया जा सके, और उसे दूर किया जा सके, और माँ को सुरक्षित किया जा सके और होने वाले बच्चे को भी सुरक्षित किया जा सके। इस तरीके से हम मातृ मृत्यु दर को भी कम कर सकते हैं, और नवजात मृत्यु दर को भी कम कर सकते हैं। जब आप इस 4 विजिट में अस्पताल जा सब लोग जाने लगेंगे, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं। तो ये तो एएनसी की हमने बताई आपको गाइडलाइन, जो कहते हैं कम से कम की बात है। लेकिन अगर इस बीच अगर आपको कभी भी आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत लगती है, तो आप उस बीच भी अपने अस्पताल जाएँ जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, और वहाँ जाकर के अपने डॉक्टर को से अपना देखभाल जो भी अपना चेकअप है बिल्कुल कराएँ। लेकिन अब जब आप जाते हैं, पहली बार आप जाते हैं अस्पताल, तो उसको फर्स्ट विजिट मान लिया जाता है, जो कि कम से कम 3 महीने के अंदर आपको एक बार अस्पताल ज़रूर चले जाना है। वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपका होता है रजिस्ट्रेशन, ऐसे एक कार्ड बनेगा, इसी को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जब मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड एएनएम-एनजी के द्वारा बनेगा, तो इसमें जब एक कार्ड बनता है तो इसमें एक ख़ास नंबर आपको दिया जाता है, जिसको कि एमसीटीएस कहते हैं। यही इस पे जो अंक दिए जाते हैं उसी का मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो सरकार की जो तमाम ये सरकारी योजना है, आपको उसका लाभ मिलेगा, और उसके तहत ही आपको उसके तहत ही आपको जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन पहली जाँच हमेशा आप जब जाते हैं तब होता क्या है आपके पहली जाँच में, जब आप सरकारी संस्थान में जाते हैं, तो वहाँ आप जब अपने सरकारी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन हो गया, एक यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे आपको तमाम सरकारी योजना का लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ आप फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आपका वेट लिया जाता है, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि कोई और आपकी जो पिछली बच्चा प्रसव कराया था उसके बारे में सारा आपसे हिस्ट्री ली जाती है, और जो वर्तमान कोई बच्चे आपके खराब तो नहीं, इस तरीके की तमाम हिस्ट्री आपसे ली जाती है। और इसके साथ ही साथ देखा जाता है कि आपका वजन कितना है, आपकी बीपी कैसी है, मतलब नॉर्मल चल रही है या बढ़ी हुई है या सामान्य है, इस तरीके से। इसके साथ ही साथ जो तमाम जाँचें होती हैं जो लैब से संबंधित होती है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है, आपका शुगर देखा जाता है, आपके यूरिन का कल्चर कराया जाता है, ताकि वहाँ ये देखा जाता है कि कहीं प्रोटीनूरिया तो नहीं है। तो इस तरीके से आपकी एचआईवी, एचसीवी, वीडीआरएल और जो अ, हेपेटाइटिस बी के साथ-साथ, और यहाँ पर 3 महीने के अंदर क्या होता है कि आपका एक अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, बच्चे के ग्रोथ को देखने के लिए। तो इस तरीके से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि आपको 3 महीने के अंदर-अंदर आपको पहली मुलाकात जाकर के कर लेनी है अस्पताल के अंदर, यानी आपको एंटीनेटल केयर का हिस्सा बन जाना चाहिए। और इसके दूसरी विज़िट कब करनी है? दूसरी विज़िट आपको करनी है, जैसे आपने जब पहली विज़िट की 12 वीक्स के अंदर किया था, अब आप करेंगे 14 वीक्स से लेकर के 6 वीक के अंदर आपको दूसरी मुलाकात कर लेनी है, और तीसरी मुलाकात जो होती है वो 28 से लेकर के 34 वीक्स के बीच में करनी होती है, और चौथी मुलाकात है कि आपको 36 वीक से लेकर के या 36 वीक के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। 36 वीक के बाद माना जाता है कभी भी आपको लेबर पेन आ सकता है। तो इस तरीके से जो 4 विज़िट है आपको बहुत करने हैं, और 4 विज़िट में अलग-अलग तरीके की देखभाल आपकी की जाती है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट में आपकी सारी जाँचें हो गई। ब कुछ जाँचें होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल है वो देखना, या प्रोटीनूरिया है वो अगर बीपी बढ़ी है तो दोबारा जाँच होती है। लेकिन बहुत सारी जाँच अगर एक बार हो गई है तो दोबारा नहीं होती। जैसे एचआईवी की आपकी जो जाँच है, हेपेटाइटिस बी की है, बीटीआरएल की जाँच है, तो ये दोबारा नहीं होती, एक बार हो गई है तो अब ये दोबारा आपका नहीं होता है। तो इस तरीके से जो जाँच है पहली दफ़ा हो गई तो दूसरे ट्राइमेस्टर, तीसरे ट्राइमेस्टर में जाँच आपकी नहीं होती है। लेकिन कुछ जाँच तो हमेशा होती है, जैसे ये एचबी की जाँच हमेशा होती है, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है प्रसव के दौरान अक्सर अप डाउन होते रहते हैं, तो इसलिए इसकी जाँच तो होती है कि हर बार की देखा जाता है कि कितने ग्राम आप में ब्लड है।
किस तरीके से सारी जाँचें होती हैं इसके साथ-साथ क्या होता है वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको दवा जो मिलती है वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जहाँ सरकारी दवाओं का जहाँ स्टोर है वहाँ से आपको दवा मिल जाती है। वो आयरन हो, फोलिक एसिड हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, जो भी चीज़ें सही वक़्त पे जिस वक़्त पे चलनी होती है अगर आप जब डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपको बताती हैं क्योंकि आपके दूसरे सेमेस्टर से आयरन, कैल्शियम चलने लगता है, लेकिन जिस तरीके से आपके हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से आपको आयरन दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, तो आप जब जाते हैं तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने सेहत के साथ-साथ अपने बच्चे की सेहत में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और सुरक्षित प्रसव को संपादित कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपको वहाँ जाएँगे तो ढेरों सलाह भी मिलती है जो बैलेंस डाइट से होती है, संतुलित आहार से होती है, इस वक़्त आपको क्या करना है। जैसे हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उस तरीके के डाइट आपको प्लान में आपको बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपको लेना है। आप चाहे वो हरी सब्ज़ी हो, दालें हो, दूध है, दूध, दही, इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। तो आपको म बताई जाती है लेने के लिए डाइट प्लान बाकायदा आपको बताया जाता है और इसके साथ ही साथ आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब जाते हैं तो आपके टीडी के टीके लगते हैं। जो टीटी था वही अब टीडी के नाम से आता है और तुरंत एक टीका लगता है और उसके 1 महीने बाद आपको दूसरा टीका लगता है। लेकिन अगर तो अभी आप पिछली प्रेगनेंसी में 3 साल से कम है आपका और फिर बच्चा कंसीव हो गया है तो उस वक़्त आपको केवल 1 बूस्टर डोज़ टीटी का लगता है। और इस तरीके से जो है इस तरीके की तमाम चीज़ें जो होती हैं जब आप घर से अस्पताल जाते हैं, तो आप अस्पताल में जब जाते हैं तो आपको बताई जाती है। इसके साथ-साथ अगर जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती तो ऐसी बात नहीं, आपको भी अस्पताल आने का कारण वो बनता है जैसे कि आपको तुरंत क्या होगी जैसे बच्चा कंसीव होता है, बहुत सारे लोगों को उल्टी की समस्या आती है, मिचली लगती है, उन किसी-किसी के पेट में दर्द रह सकता है, किसी-किसी के बहुत ज़्यादा गैस बनती है और किसी को खून की कमी रहती है, जैसे उन्हें चक्कर आता है, पैरों में सूजन हो जाता है। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो प्रेग्नेंट महिला रहती है उसमें ये आम बात है जिसे मतलब उनमें दिखाई देता है। तो जब आप अस्पताल आते हैं तो इससे रिलेटेड जो सलाह होती है वो डॉक्टर के द्वारा आपको दिया जाता है जिससे आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया जाता है कि भोजन में आपको क्या है कि अब छोटे-छोटे निवाले लेने हैं, अब ज़्यादा आपको एक बार नहीं खाना है बल्कि छोटे-छोटे निवाले लेने चाहिए जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो। इसके साथ-साथ पानी पीने की सलाह दी जाती है और आपको दिन में भी आराम करना है, रात में अच्छी नींद लेनी है, पर्याप्त 8 घंटे की नींद लेनी है। इसके साथ-साथ आपको मतलब आप वॉक कर सकती हैं और आप जैसे शुरुआती दिन होता है तो उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें आपको समस्याएँ होती हैं तो उन जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस वक़्त काफ़ी कमज़ोर होता है क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी होती है, तो उस वक़्त इतना अंदर से हार्मोन्स चेंज होते हैं ना कि उसके साथ मूड स्विंग्स होना आम बात होता है। जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो शुरुआत में काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, कभी-कभी उसे रोने का मन करेगा, वो उदासी भी फ़ील कर सकती है। तो इस वक़्त आप अगर अस्पताल आते हो तो आपको भी समझाया जाता है, मानसिक रूप से आपको एक संबल दिया जाता है, इसके लिए तैयार किया जाता है और पूरी बाकायदा काउंसलिंग होती है और साथ-साथ में आपके परिवार की भी होती है कि इस वक़्त आपका परिवार का सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, आपको पूरा पारिवारिक संबल मिलना चाहिए ताकि आप इस तरह प्रसव में अच्छे से आप वो इसकी जर्नी को कर पाएँ। तो इसके लिए आपको तैयार किया जाता है। तो आप जब अस्पताल आएँगे ना तो देखेंगे कि जो आपकी समस्या है वो आप ही की नहीं बल्कि 4 लोगों की और है जो वो जो जो पीएमएस डे में औरतें आती है, एक ख़ास दिन होता है ना, मैंने बहुत वीडियो के माध्यम से बताया है कि महीने के 4 दिन बहुत ख़ास दिन होते हैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आप सभी के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कि 1, 9, 16 और 24 तारीख को पीएमएस डे मनाया जाता है, जहाँ
गर्भवती महिलाओं के लिए पूरा अस्पताल तैयार रहता है और वहाँ पर एम्बुलेंसेस सारे आप लोग सभी आते हैं। अब हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको प्रसव के दौरान आना है तो सारी सुविधा जो अस्पताल में है वो निःशुल्क मिलनी है। यहाँ तक कि आपकी परिवहन की सुविधा भी निःशुल्क है, तो 102 पे कॉल कर लें और जब भी कोई समस्या हो आप 102 को कॉल करके एम्बुलेंस से बाकायदा अस्पताल आएँ। तो आप इन इन 4 दिनों में आते हैं तो देखेंगे जो आपकी समस्या है वो 4 लोगों की और है, क्योंकि उस दिन खास मनाया जाता है। इन 4 दिनों में तो बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें माएँ माताएँ-बहनें आई रहती हैं। तो इस तरीके से एक आपको संबल मिलता है कि अरे मेरे साथ ये नई प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोगों के साथ होता है और पूरे उचित तरीके से उसका परामर्श भी दिया जाता है। तो आपका जो मानसिक संबल है वो थोड़ा-सा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और आप जब की जो जर्नी है, अब अगर मान लीजिए आप आती हैं, बिल्कुल चेकअप कराती हैं, आपको जब समस्या लगती है तब भी आप अस्पताल जाती हैं, तो आपको समय रहते कुछ बातों पे और ध्यान देना। वो बातें क्या हैं कि आपको कहाँ प्रसव कराना है, ये आपको निश्चित कर लेना है। हो सके तो आप एक विज़िट वहाँ कर लीजिए, वहाँ के स्टाफ से भी मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही आपको जाने के लिए आप हमेशा याद रखें कि जब भी प्रसव पीड़ा होगी हमको 102 एम्बुलेंस पे फ़ोन करना है मतलब जाने के लिए, तो ये हमेशा मतलब तय कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ आपको तय कर लेना है कि आपका बर्थ कंपेनियन कौन रहेगा। बर्थ कंपेनियन के बारे में नहीं जानते हो तो मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने बताया है कि किस तरह से आपको प्रसव साथी का चुनाव करना है, तो आप इस तरीके से पहले से ये सारी चीज़ें बना लीजिए कि आप किस अस्पताल में जाते हैं। आप 7वें महीने से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि कहाँ आपको प्रसव कराना है और किस तरीके की सलाह दी गई है, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि पहले से ही फिक्स होता है कि नहीं इनका बड़ा ऑपरेशन होना है, पहला ऑपरेशन से हुआ है, तो उस तरीके की भी जानकारी है तो आप सारा उसके लिए आप अस्पताल को चुन लीजिए, प्रसव साथी चुन लीजिए, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगी वो आप चुन लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। इसके साथ-साथ अगर आप सरकारी संस्थान में जाएँ तो आप हर बार चाहे आप सरकारी में जाएँ, चाहे आप जो भी आपने चुना है अस्पताल जाते हैं तो अपना सारा जो है आपने चेकअप कराया है, उस सारे पर्चे को आपको रख लेना है, एक भी पर्चा भूलिएगा मत। और उसके साथ-साथ ही मैंने हमेशा बताया जेएसवाई का लाभ लेना है तो उस तरीके से आपको सारे कागज़ रख लेने हैं अपने, जैसे आधार कार्ड रखना है, उससे आधार कार्ड से जो आपका लिंक्ड फ़ोन नंबर है वो आपको लिख के रख लेना है। और इसके साथ ही साथ जो आपने एमसीपी कार्ड जो होता है, इसको भी आप उस थैले में डाल लीजिए। तो इस तरीके से एक अपना थैला बना के रेडी करिएगा कि जब प्रसव पीड़ा आता है, तो उस वक़्त तो बिल्कुल आदमी दर्द में हो जाता है, तो कुछ ध्यान नहीं रहता है, तो पहले से ही बना कर के सारी चीज़ें आप रख लीजिए कि और सब जो प्रसव साथी है, उसको बता दीजिए कि यहाँ पे मेरा जो इतना चेकअप हुआ है, मैंने इस तरीके से थैले में डाल कर के रखा है। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से आपका उठा लेगा वहाँ से और लेकर के साथ चला जाएगा। और इसके साथ-साथ जो पहली बार माँ माँ बनती हैं उनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिलता है अगर आप सरकारी संस्थान में जाते हैं। और इसके साथ अपने लिए और अपने नवजात के लिए भी, क्योंकि आप जो अगर सरकारी संस्थान में कराते हैं तो 48 आवर्स पे आपको डिस्चार्ज मिलता है। तो अगर आप वो अपने लिए भी कपड़ा रख लीजिए, उस बीच आप कपड़ा बदलना चेंज करना चाहेंगे ही चाहेंगे, तो अपने लिए माँ कपड़ा रख लेगी, उसके साथ आपको बच्चे के लिए भी रख लेना है। अगर जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से अपने बच्चे के लिए कपड़ा वो हो सकता है गर्म कपड़े, नेपी, तौलिया, साफ चादर, बच्चे के लिए कपड़ा जैसा भी आप नया पुराना जैसा भी पहनाते हो, लेकिन उसको क्या करिएगा एक बार डेटॉल में धुल कर के जो सारी चीज़ें बच्चे की उसको तेज़ धूप में ऐसे डाल के सुखा के और उसके बाद उसको फ़ोल्ड करके रख दीजिएगा एक बैग में। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप ऐसे चेकअप में जाती हैं तो क्या होता है आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है कि किस तरीके से आपको मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि आपको ही अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, स्तनपान कराना है, क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद तुरंत सेकंड स्टेप यही है कि बच्चा अगर स्वस्थ है, सही है तो तुरंत उसे माँ का स्तनपान कराया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। तो आप भी उस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि बच्चा का जन्म होगा तो मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ब्रेस्ट फीडिंग पे मैं अलग से एक टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप सबके लिए। तो इस तरीके से जो है देखिए बड़े-बड़े अस्पतालों में हमारे ही देश में ना इन सब का क्लास चलता है, बाकायदा क्लास चलता है, उनको पूरा मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। पर अभी हमारे
हमारे यहाँ क्या है, कुछ लोग प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल नहीं आती हैं कि लोग जान जाएँगे, या इसके बारे में बात नहीं करते हैं तब तक, जब तक कि थोड़े और लोग कहीं से जान ना लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। देखिए ना, आप किस तरह से कि बेबी शावरिंग की जा रही है, सब मनाया जा रहा है ना, लेकिन आप अगर वो सब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप अस्पताल आइए, आपके आस-पास जो नज़दीकी अस्पताल है, वहाँ से जो सलाह एनएम बहन जी के द्वारा, नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा जो भी सलाह ले सकती है, उतना तो ले लीजिए। या तो इस तरीके से आप 4 बार अपने पूरे प्रसव में 4 बार आना बिल्कुल सुनिश्चित करें। ये हम नहीं कर रहे हैं, बाकायदा भारत सरकार की गाइडलाइन कह रही है कि आपको अस्पताल में अपने को चेकअप कराना ही कराना है। और आप ये मत भूलिए कि अगर एक स्वस्थ माँ से ही जन्म लेता है एक स्वस्थ भारत। अगर एक माँ स्वस्थ है, तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा, तो हमारा देश भी क्या होगा, ये देश के नागरिक भी तो स्वस्थ होंगे। तो इसी आशा के साथ ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी, और हमारी माताएँ-बहनें बिल्कुल कमेंट करके बताएँगी कि अगर उनका प्रसव था तो कितनी बार उन्होंने चेकअप कराया था? क्या कोई जटिलता थी जिससे पहले जानकारी उनको मिली थी, वो उनका उपचार किया गया था? एएनसी चेकअप उनके मतलब पूरे प्रेगनेंसी में किस तरीके से हेल्प करती है? आप सब भी मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। मुझसे तो जो हो सकता है आप सबके लिए वीडियो बना कर के लाते ही हैं, और उसके साथ-साथ दूसरी वीडियो मेरी अब ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक पे ही होगी। तब तक आप सब अपना बिल्कुल माताएँ बहनें और ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय। और बिल्कुल को थोड़ा भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो पूरी माताएँ बहनें मिल कर के हमारे वीडियो को कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमेशा बात होगी मेडिकल की बात नर्सिंग सखी के साथ। तो जो भी आप कुछ पूछना चाहें इससे रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, बाय।